हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यह नवोदय विद्यालय प्रवक्ता हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर है। यह एग्जाम 15 दिसंबर 2022 को हुआ था और यह पेपर मेरा ही है। और मेरा जो स्कोर था 87 मार्क्स थे। इसमें टोटल स्कोर 150 था और इसमें मुझे इंटरव्यू के लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था और इंटरव्यू मेरा 29 मार्च को लखनऊ में हुआ था। तो दोस्तों, इस पेपर को शेयर करने का मेरा उद्देश्य यह है कि अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है, स्पेशली आपका ईएमआरएस और इसके बाद जो डीएसएसबी का एग्जाम, मान लीजिए अपकमिंग वैकेंसी है डीएसएसबी पीजीटी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था आपके एनवीएस में। और क्योंकि ईएमआरएस एग्जाम पहली बार कंडक्ट हो रहा है और उसका सिलेबस सेम केवीएस और एनवीएस की तरह ही है, तो आज इसमें हम जीएस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जीएस में करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछा जाता है, कंप्यूटर का किस प्रकार से प्रश्न है, स्टैटिक का पोर्शन किस प्रकार से है। तो जो भी आपकी चीजें होंगी और इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी ईएमआरएस के लिए बनानी है। ईएमआरएस में जो जनरल पार्ट है उसको कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग जो जिनका भी एग्जाम है, आगे जिन लोगों को भी ईएमआरएस का एग्जाम देना है, वो लोग वीडियो पूरा देखेंगे। पूरा क्वेश्चंस आप अभी हम लोग केवल यहाँ 50 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के डिस्कस करेंगे जो जनरल पार्ट इसका है। और इससे पता चलेगा कि भाई किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछा गया था एनबीएस में और कैसे प्रश्न उसमें आने की संभावना है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको एक आइडिया लगता है एग्जाम के नेचर का। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसमें एक चीज मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस करूंगा कि देखिए, अक्सर परीक्षाओं में जब आसान प्रश्न गलत होते हैं तब हमारा जो सिलेक्शन से दूर होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे भी रिटर्न में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मेरा रिटर्न में 87 मार्क्स था और 150 में, तो बहुत अच्छा मार्क्स मैं इसे नहीं मानता हूँ। इंटरव्यू में भी मुझे बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिला था। तो भी चीजें आगे मैं डिस्कस करूंगा, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो में। हाँ, ये है कि भाई अब आगे जो भी आपकी हमारी कमियां हैं, जो भी हमारी कमजोरियां हैं, उसको इम्प्रूव करना है साथ में मिल करके। और निश्चित रूप से आगे की जो भी एग्जाम्स हैं उसमें बेहतर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। क्योंकि यह मेरा पहला एग्जाम था एनवीएस में और होपफुली मुझे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए मुझे मौका मिला, कॉलिंग हुई थी। तो ये मेरे लिए, मैं इसे एक अचीवमेंट मानता हूँ। और निश्चित रूप से भले इसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बस आगे की परीक्षाओं के लिए खूब मेहनत करेंगे, जो भी कमियां रही उसको सुधारेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, यह पुराना प्रश्न है लेकिन इसको करंट से रिलेट करके दिया गया था। उज्ज्वला दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को पहचानिए। तो हालांकि मैंने इसको अटेम्प्ट शायद नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि बहुत नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग बस एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आया था। और देखिए 4 ऑप्शंस इसमें है और इसका जो राइट आंसर है वो आंसर फर्स्ट है। तेल विपणन कंपनियों ने उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 10,000 से अधिक एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया था। तो इसमें गलत विकल्प पहचानना है। ठीक है, और सेकंड पे हम लोग चलते हैं। तो हाल ही में वैज्ञानिक पत्रिकाओं के संदर्भ में भारतीय सरकार द्वारा घोषित एक राष्ट्र एक सदस्यता शुल्क नीति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो इसमें देखिए फर्स्ट आंसर गिवन फर्स्ट है और मैंने भी इसको जो है फर्स्ट ही इसमें अटेम्प्ट मैंने किया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार वेधशाला को केंद्रीय निक्षेपागार के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था एक राष्ट्र एक सदस्यता शुल्क नीति को लेकर के, तो इसका जो सही आंसर था ये था। ठीक है, देखिए इसमें आंसर गिवन जो आंसर मैंने दिया था वो है, उसके बाद आयोग का क्या आंसर है, दोनों यहाँ नीचे दिया गया है। तो हालांकि एक प्रश्न मेरा सही था। निम्नलिखित सूची में से साहित्य और शिक्षा के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। ये आपका करंट का प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वह नजमा अख्तर है। ठीक है, और मेरा यह प्रश्न गलत हुआ था। ठीक है, मैंने इसमें राधे श्याम खेमका मारा था। तो इस प्रकार से भाई करंट के प्रश्न आएंगे तो विशेष ध्यान देना है। जो आपके पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस प्रकार से जो पुरस्कार है स्पेशली उसको अच्छे से देख लेना है 2023 के। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से आ रहा है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहाँ पॉलिटी का प्रश्न है। निम्नलिखित सूची में से कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ये आपका भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है।
और यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, यह भी करंट अफेयर्स करंट का ही प्रश्न है। FIDI शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया था? तो इसका भी राइट आंसर क्या है? भारत है। ठीक है, तो जो खेल हुए थे स्पेशली उसको देख लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऑस्कर 2022 में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म वर्ग में पुरस्कृत फिल्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ड्राइव माई कार। तो ऑस्कर अवार्ड स्पेशली पूरा हम लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, एक प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से आ रहे हैं, हाल ही का जो पैटर्न हुआ है, चाहे आपका DSSB KVS NVS हो जाए, तो यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज ने किस देश को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुना है? तो इसका भी आंसर भारत हो जाएगा। राइट आंसर इसका भारत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से हर घर जल प्रमाणित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह गोवा है। ये सारे प्रश्न करंट के ही हैं, इसको आपको समझना है, देख लेना है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगा सागर मेला नामक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह पश्चिम बंगाल है। हालांकि यह प्रश्न मेरा गलत हुआ था, मैंने इसमें ऑप्ट किया था थर्ड वाला, उत्तराखंड ऑप्ट किया था, और इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल वर्ष 2022 में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर की सूची में जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है पल्लीकरनाई दलदल आरक्षित वन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, यह रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग में डायरेक्शन का प्रश्न है, 6 अध्यापक ABCD E और F उत्तर दिशा की ओर देखते हुए एक पंक्ति में खड़े हैं, किंतु इसी क्रम में नहीं, C A और E के बीच में खड़ा है। तो इसको आप देख लीजिए किस प्रकार से रीजनिंग में प्रश्न आया था। ये सारे प्रश्न हालांकि आसान थे, रीजनिंग में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आसान थे, बस अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो इजिली वहां से हो जाएगा। हालांकि रीजनिंग में मोस्टली प्रश्न हमारे सही हुए थे। तो इसका देखिए मैंने फर्स्ट, इसमें आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर फर्स्ट, यानी कि यह सही है। और इसमें देखिए करेक्ट आंसर भी यही है और मैंने आंसर भी यही ऑप्ट किया था। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, एक संस्था एक हफ्ते में 5 खेलों की स्पर्धा आयोजित करने की योजना बनाती है, ऐसे कि प्रतिदिन एक खेल खेला जाए। स्पर्धा का कार्यक्रम खेल संकुल के निम्न शर्तों के अनुसार बनाया गया है। तो रीजनिंग में ये भी प्रश्न था, इसको आपको सेट करना है, पूरा इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो राइट आंसर इसका है आंसर नंबर 2। तो यह भी प्रश्न मेरा सही था, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इजिली हो जाएगा। 5 लड़के एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हैं कि A B E के मध्य में है, A B और E के मध्य में है, E C के दाईं ओर और B D के बाईं ओर, किंतु A के दाईं ओर है। सबके मध्य में कौन बैठा है? तो इसको आप देखेंगे तो आंसर नंबर 2 आएगा। तो आपको देखिए अभी केवल देखना है कि समझना है किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे रीजनिंग की। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपको समझना है और इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है आपके EMRS एग्जाम के लिए, स्पेशली जनरल पेपर का। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं कि इसमें आपको देखिए कथन और निष्कर्ष दिया गया है, R इज ग्रेटर देन P और ये T ग्रेटर देन एंड इक्वल टू S, R ग्रेटर देन T। तो इसमें निष्कर्ष दिया गया है कि क्या R S से बड़ा है, क्या T P से बड़ा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इजिली सारे प्रश्न आसान है। ये देखिए सारे प्रश्न हमारे भी सही हुए थे रीजनिंग के, इसमें फर्स्ट सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, हूबहू ये भी प्रश्न सेम पहले जैसा ही है। इसमें भी कथन और निष्कर्ष दिया गया है, इसमें आप उसको देख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न 2 प्रश्न यहाँ से आए थे, हालांकि यह प्रश्न मेरा गलत हो गया था और मुझे लगता है कि जल्दबाजी में यह प्रश्न गलत हुआ होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, श्रीमान व श्रीमती सूद के 2 बच्चे संजय व मोना, मोना अमित से विवाहित है। ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न आया था, हालांकि अब तो रीजनिंग में प्रश्न यहाँ से आते ही हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करके चलना है ब्लड रिलेशन की स्पेशली। इसमें फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, आंसर यहाँ जो मैंने जो आंसर ऑप्ट किया है ऊपर है और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। एक व्यक्ति की ओर तरफ संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पुत्र की पुत्री का पुत्र है, यानी कि ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वह है फुफेरा मौसेरा भाई। यदि मनोज कहता है कमल की मां मेरी नानी की एकमात्र संतान है, यह भी ब्लड रिलेशन का ही प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद यहाँ श्रेणी से आपका आया था प्रश्न, सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही आसान था। इसमें देखेंगे कि आप 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह 21 है।
ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह भी सीरीज का प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे कि भाई किस प्रकार से चीजों को इसमें अरेंज करना है आपको। ठीक है, यह भी सही था, तो इसका जो राइट आंसर है वह थर्ड सही है, MSY। यहाँ सॉल्व हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करने का मतलब कि थोड़ा सा वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ केवल आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई किस प्रकार से प्रश्न आए थे और EMRS में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके जनरल पार्ट में। ठीक है, यह भी सीरीज का ही प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, तो यह भी सीरीज का ही प्रश्न है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर नंबर सेकंड यहाँ सही हो रहा है। आपको एक एक प्रश्न पे अगर आपको सॉल्व करना है तो उस पे वीडियो आपको पॉज करके और उसको आपको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और आप कोशिश करिएगा कि अलग से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आए थे, और बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यह भी मिसिंग सीरीज का प्रश्न है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा देखिए श्रेणी का भी, ये भी सीरीज का ही प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो 88 है, 88 सॉरी 343 है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। ठीक है, एक बिंदु P अन्य बिंदु O से 80 मीटर पूर्व की ओर स्थित है। एक तीसरा बिंदु Q भी O से 60 मीटर उत्तर की ओर स्थित है। यह डायरेक्शन का आपका प्रश्न हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है सेकंड है, यानी 20 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर आंसर आएगा। एक साइकिल सवार 40 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और फिर पूर्व की ओर 50 किलोमीटर चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 50 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो ये आपका डायरेक्शन का प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है 10 किलोमीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 किलोमीटर आएगा। ठीक है, यह अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। पेट्रोल की आग को पानी में छिड़क कर नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि पानी का घनत्व पेट्रोल से अधिक होता है। तर्क दिया गया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह फर्स्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो रोशनदान छत के पास बनाए जाते हैं, चालन छत के पास अधिक अच्छा होता है। तो इसका भी राइट आंसर फर्स्ट होगा, हालांकि यह प्रश्न गलत हुआ था मेरा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही चीजें यहाँ हो पाएंगी। ये आपका वेन डायग्राम का एक प्रश्न है। इसमें फाइंड आउट करना है जो चीजें पूछ रही है। इसमें वेन डायग्राम में इसमें पूछ रहा है कि जो केवल एक ज्यामितीय चित्र में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसके लिए भी तैयार रहना है। खिलाड़ियों के एक समूह में 30 खिलाड़ी हॉकी, 20 खिलाड़ी फुटबॉल और 10 खिलाड़ी दोनों खेल खेलते हैं। समूह में कुल कितने खिलाड़ी हैं? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा 40। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। एशियन खेलों के लिए कुल 26 राष्ट्रीय खिलाड़ियों का चयन हुआ। उनमें से 6 खिलाड़ी ने रिले दौड़ में भाग लिया, जिसमें 4 खिलाड़ी वह भी थे जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ में भी भाग लिया था। 100 मीटर की दौड़ में हमारे देश का प्रतिनिधित्व केवल 4 खिलाड़ियों ने ही किया। निम्न में से कौन सी आकृति उपरोक्त कथनों को दर्शाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी वेन डायग्राम का ही प्रश्न है। इसको आप देख लीजिए। ये भी वेन डायग्राम का ही प्रश्न है। इसमें आपको उन खिलाड़ी व्यक्तियों की संख्या पहचानिए जो अंग्रेजी नहीं जानते और ना ही सिपाही हैं। ये सारे प्रश्न आसान होते हैं और इसको अच्छे से समझना है। इसमें थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, 31। हाँ, रीजनिंग में आपको ये ध्यान देना है। रीजनिंग और चाहे मैथ आपका जो सेक्शन हो, इसमें प्रैक्टिस से ही चीजें आसान हो पाती हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और देखिए, आपको किसी भी सेक्शन को भाई जी, अगर आपका जो भी सेक्शन लगता है किसी कमजोर है तो उसको प्रैक्टिस करना है, उसमें आपको एक्स्ट्रा समय देना है। हालांकि हम लोग एमबीएस के टाइम पे उतनी ज्यादा पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाए थे, तो अभी टाइम है तो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बार काम करना है। यह आपका रीजनिंग का प्रश्न, सॉरी कंप्यूटर का प्रश्न है। कंप्यूटर में आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। अब कंप्यूटर में देखिए हर एग्जाम में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको देख लीजिए। दस्तावेज के पूरे पाठ्य का चयन करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों के नाम से सहायता मिलती है? तो मतलब कि भाई जो सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट ऑल अगर हमें करना है तो किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आपका कंट्रोल+A होता है। हालांकि हमने प्रश्न पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा था, इस वजह से इसमें हमने गलत कर दिया था। मैंने कॉपी का इसमें सिलेक्ट कर लिया था कि कंट्रोल+C से कॉपी किया जाता है, तो यह मेरा प्रश्न गलत हो गया था। तो एग्जाम हॉल में ये भी हमें देखना है कि हमारी जो गलतियां हैं उससे हमें सीख लेना है कि प्रश्नों को एग्जाम हॉल में, अगर मेरे एक्सपीरियंस से अगर हम बात करें कि मैंने क्या देखा कि आसान प्रश्न ही एग्जाम में गलत हो रहे हैं। तो छोटे प्रश्न, जो भी प्रश्न है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से देखना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू द कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा, इसको फाइंड आउट करना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो ये आपका सीपीयू हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड इसमें। देखिए कंप्यूटर में आप कोशिश करिएगा कि जो इंग्लिश वाला है वही आपको पढ़ना है, वही उसी से आपको समझना है, क्योंकि इंग्लिश में अलग हो थोड़ा सा, हिंदी की इसकी जो वर्डलिंग होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हो सकता है हिंदी में दिक्कत हो, तो कोशिश करिएगा कि जो इंग्लिश वाला ही आपको समझना है वही पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें आपको भाई फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड है। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये तो वही है कि भाई इसमें आपको देख लेना है किस प्रकार से, आपको भी देखते हुए चलना है स्पेशली कि प्रश्न आए किस प्रकार से। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग एक एक प्रश्न डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको बाद में वीडियो आप पॉज करके रोक के देख सकते हैं। ठीक है, 36 ये भी कंप्यूटर का ही प्रश्न है, देख लीजिए। इंग्लिश का ये है, उसके बाद हिंदी में आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये भी आपका कंप्यूटर का ही है। निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का चयन करिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसमें भाई कौन सा सत्य है, इसको फाइंड आउट करना है, यह पूरा प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि यूजर नेम तथा पासवर्ड मित्रों के मध्य सुरक्षित रूप से साझा किए जा सकते हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन बी सेफली शेयर्ड अमंग क्लोज फ्रेंड्स। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैलवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर आपका विंडोज हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 40 पे चलते हैं। इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। करेक्ट आंसर इनका नेटवर्कों का नेटवर्क है, सॉरी नेटवर्कों का नेटवर्क है, और मैंने इसमें ऑप्ट किया था कंप्यूटरों का नेटवर्क, यहाँ भी प्रश्न गलत हो गया था। बस छोटे छोटे प्रश्न है, बस वही है कि भाई सही से जल्दबाजी में और सही से जवाब नहीं पढ़ेंगे तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं, जिसकी जैसे कि मैंने गलती करा है अपने एग्जाम हॉल में। 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग? ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का लक्षण नहीं है? तो देखिए EMRS में टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशली यहाँ से भाई अच्छे खासे प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको देखना ये है कि किस प्रकार से प्रश्न वहां आ सकते हैं, क्योंकि KVS में वहां से प्रश्न पूछा गया था, तो आपको इसको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है, प्राचीन भारतीय मूल्यों के अनुरूप जीना सीखना। ठीक है, यह शिक्षण का लक्षण नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो यह इसका 4 है, अपने देश का गौरवगान करना, यानी केवल अपने देश का ही गौरवगान नहीं करना है। ठीक है, 43 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी काफी बुद्धिमान है किंतु एक विषय में उसकी एकेडमिक उपलब्धि अच्छी नहीं है, ऐसे में संबंधित अध्यापक को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, विद्यार्थी की शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में भागीदारी पर ध्यान देना चाहिए, और मैंने क्या ऑप्ट किया था, सेकेंड वाला। 44 देखते हैं। शिक्षण की प्रभावकारिता के बारे में निर्णय, इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, विद्यार्थियों के अधिगम निष्कर्षों के आधार पर लेना चाहिए। ठीक है, 44 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सक्रिय अधिगमकर्ता का लक्षण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड हो जाएगा, स्वभाव से ही नेतृत्व युक्त नेता होता है। यह सक्रिय अधिगमकर्ता का नहीं, मैंने क्या ऑप्ट किया था, फर्स्ट, जोखिम उठाने को तैयार रहना। आई थिंक यह मुझे भी कंफर्म नहीं था, और अभी भी मैं इसमें ये मुझे क्लियर नहीं क्या ये जो आंसर दिया गया सही है कि नहीं, हालांकि आयोग ने इसको माना है, तो आप लोग जरूर इस पे कमेंट करिएगा। 46 देखते हैं। निम्न कारकों में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है, अध्यापक के अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। अध्यापक या अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक जो पृष्ठभूमि होती है, इसका कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, स्पेशली अध्यापक के अभिभावकों की। ठीक है, 47 देखते हैं। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को चने के बीज की संरचना के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रभावशाली होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो चने के बीज पर एक वीडियो फिल्म दिखाना। इससे क्लियरिटी थोड़ा सा समझेगा बच्चा और सीखेगा। ठीक है, प्राथमिक छात्रों में स्वस्थ दृष्टिकोण के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, खेलो और सीखो विधि। हालांकि मैंने क्या ऑप्ट किया था, आंसर नंबर
हालांकि इसका राइट आंसर आपका थर्ड है, सभी मुद्दों पर खुली एवं बेबाक चर्चा, और मैंने सेकंड ऑप्ट किया था, गलत है ये। अगला प्रश्न देखते हैं 49। वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों को अर्थशास्त्र से संबंधित प्रकरण पढ़ाने हेतु सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है नक्शे, चार्ट और ग्राफ। ठीक है। फाइनल लास्ट प्रश्न आपका जनरल पार्ट का 50 प्रश्न आप देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं हेतु किस मूल्यांकन प्रणाली को वरीयता दी जानी चाहिए? तो फर्स्ट आपका हो जाएगा रचनात्मक। ठीक है। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न होंगे। इसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आपका जनरल पार्ट आया था एनवीएस में। और अगर आप ईएमआरएस और डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और निश्चित रूप से इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई कंप्यूटर में किस प्रकार से प्रश्न आए थे, करंट अफेयर्स में किस प्रकार से प्रश्न आए थे, रीजनिंग में कैसे प्रश्न आए थे, और टीचिंग एप्टीट्यूड में। क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो मोस्टली बच्चों के लिए नया होता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड अभी तक हायर एजुकेशन में पूछा जाता था, नेट में इसका एक अलग से यूनिट ही है। लेकिन अब क्या है कि एनवीएस केवीएस में भी कुछ प्रश्न यहाँ से आप पूछे जा रहे हैं, तो अक्सर यहाँ समस्या होती है। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर आपको इसको समझना है और इस हिसाब से अपनी तैयारी करना है ईएमआरएस के लिए, कि जिससे उसमें बेहतर मार्क्स आ सके। अभी जो भी सेक्शन में कमजोरियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उसको अच्छे से उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो आई होप इससे काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री प्रश्न डिस्कस करेंगे, या इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अभी यहीं तक हम लोग बात करते हैं, फिर आगे की वीडियोज में हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न देखेंगे, और निश्चित रूप से आगे हम लोग बातें करते रहेंगे कि एमआरएस के लिए हम लोगों की किस प्रकार से तैयारी करनी है। निश्चित रूप से आप लोग लगे होंगे अपनी तैयारी में, तो बस आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम करिएगा। और ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।